हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक पॉइंट की बात करें तो पॉइंट होता क्या है। ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट क्या है, तो अगर इस पॉइंट को मैं कहूँ तो इस पॉइंट के पास कोई भी पार्ट नहीं है, मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, ठीक है, इसका कोई सरफेस नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे मैंने कहा है पॉइंट, और इस पॉइंट के पास कोई भी पार्ट नहीं है। इसे अगर मैं कहूँ तो इसके पास कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने मिला दिया तो इसकी हेल्प से मैंने क्या ड्रॉ की, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन के पास भी लेंथ होती है, मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसे मैं नाम दे देती हूँ ए बी। इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट ए और पॉइंट बी की हेल्प से। ठीक है, तो इस लाइन की एक लेंथ है एल, लेकिन इस लाइन के पास कोई भी विड्थ नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में कोई पार्ट नहीं होते, ना लेंथ होती है ना विड्थ होती है। लेकिन जब हम लाइन पर जाते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट की हेल्प से हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो जब हम इस लाइन पर गए तो लाइन के पास लेंथ तो है लेकिन विड्थ नहीं है, और अगर विड्थ नहीं है तो इस लाइन के पास हम कह सकते हैं इसके पास कोई सरफेस भी नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सरफेस होता है तो कैसे होता है, ये है तो ये यहाँ पर लेंथ है, ये विड्थ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सरफेस होगा, ठीक है, इसका एक एरिया होगा। इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, लेकिन कब होंगी, जब लेंथ और विड्थ दोनों होंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइन है तो उस लाइन के पास भी सरफेस, वॉल्यूम, एरिया कुछ नहीं है। ओके, और अगर हम किसी सरफेस को देखें, जैसे ये एक सरफेस है, इसे अगर हम देखें तो जहाँ पर ये सरफेस ख़त्म होता है तो कहाँ पर ख़त्म होता है, ये इस तरीके से यहाँ, तो ये जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हमेशा क्या होती है, लाइन होती है। बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें आप पॉइंट और लाइन को देखते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो यूक्लिड है उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, तो अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी, इन दोनों को मैंने कर दिया जॉइन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है ये हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट होगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए पॉइंट ए, यहाँ ले लीजिए पॉइंट बी, अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए तो भी जो लाइन होगी ये कैसी लाइन होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये किसने कहा है, ये कहा है यूक्लिड ने, और ये एक फर्स्ट पोस्टुलेट है जो उसने दिया है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं थ्योरम दी है या कुछ तर्क दिया है अपना, तो उस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। ओके, अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली। मतलब यहाँ पर अगर मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये मैंने लिया ए और ये मैंने ले लिया बी, इन्हें ज्वाइन कर दिया तो ये हो गई हमारी लाइन ए बी। क्लियर है? अब ये जो लाइन ए बी है एक टर्मिनेटेड लाइन कहलाएगी, सिर्फ ए से बी तक गई। लेकिन क्या ये सिर्फ इतनी ही हो सकती है? आप इसे बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं, आप इसे कहीं तक भी बढ़ाते रहिए। तो जैसे बी के बाद आप इसे कहीं तक भी भेजना चाहें, यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए, ए से पहले आप इसे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो आप इसे इनफाइनाइटली कहीं तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहते हैं। देखिए ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच तो ये टर्मिनेटेड लाइन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि पॉइंट ए और बी इसके बीच एक लाइन है और जिसकी लेंथ कितनी है, माना कि एल है। लेकिन क्या ये लाइन सिर्फ इतनी ही हो सकती है, आप इसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं कर सकते? तो अगर हम बात करें पॉइंट ए और बी के बीच, तो इस लाइन की लेंथ एल है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड ए और बी आप इस लाइन की लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आप बी से आगे इसे कहीं भी पॉइंट सी तक लेकर के चले जाइए, ए से इधर इसे पॉइंट ई तक लेकर के चले जाइए, तो आप इसे इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। अब अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या ऐसे फिक्स होता है क्या कि यहाँ पर जैसे मैंने एक पॉइंट लिया O और ये ले ली रेडियस मैंने यहाँ पर A, अब मैंने सर्कल बनाया तो ये इस तरीके से मैंने ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो क्या सर्कल सिर्फ OA रेडियस R का ही हो सकता है? किसी और रेडियस का सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर ये, और ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने ले ली है यहाँ पर OB। ठीक है, और इसे मैंने माना R। तो यहाँ पर R अलग है और ये वाला R कैपिटल R अलग है, दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो जब आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो आप किसी भी सेंटर के साथ और किसी भी रेडियस के साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। माना कि यहाँ पर मैंने सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिए 0 0, तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट आप 5 4 ले लीजिए। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना कि 0 0 जो आपको बिल्कुल ओरिजिन लेना है वहीं से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से जो हमारी एक्सिस होती हैं, तो यहाँ पर आप सर्कल को अगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है डिफरेंट होगा कुछ। ठीक है, तो इसीलिए आप सर्कल को कहीं पर भी किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में। यहाँ लिखा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखा जाए तो कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। तो ये मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये है हमारे पास ABC, ये एक राइट एंगल है। अब मैं एक दूसरा राइट एंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक दूसरा राइट एंगल ड्रॉ किया, इसे मैंने कह दिया C नहीं, इसे डिफरेंट नाम लेते हैं। ये मैंने इसे कह दिया DEF। अब ये जो एंगल है, एंगल B और एंगल E, ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये जो राइट एंगल होंगे ये हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम आते हैं जो आपका 5th नंबर का स्टेटमेंट है उस पर। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन two other straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली मैंने, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को कुछ नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर इनकी नेमिंग कर दी मैंने। इसे यहाँ पर पॉइंट A लिया और ये लिया पॉइंट B। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने पॉइंट C और यहाँ पर लिया मैंने पॉइंट D। ये पैरेलल लाइन नहीं लेनी है, इस तरीके से इंक्लाइन लेनी है। ये कहीं पर भी इंक्लाइन कर दीजिए, बस इंक्लाइन लाइन लेनी है। ठीक है, तो अब ये जो दो लाइन्स है, अब इनको क्रॉस करते हुए एक थर्ड स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इस तरीके से एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इन्हें क्रॉस कर रही है। ओके, तो यहाँ पर इनके पॉइंट ले लीजिए। तो ये ले लिया मैंने पॉइंट P और ये ले लिया मैंने यहाँ पर पॉइंट Q। तो ये कहा जा रहा है कि जब ये इस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये क्रॉस करते हुए जाती हैं, अब यहाँ पर अंदर इंटरनल एंगल बनते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक एंगल है 1 और ये एक एंगल है 2, ये एक एंगल है 3 और ये एक एंगल है 4, तो अब ये देखा जाता है कि कौन से एंगल कम हैं। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन्हें कंपेयर करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। इसमें से कौन सा कम है? तो यहाँ पर देखने से हमें ये लग रहा है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, इनका जो समेशन है वो एंगल 3 और एंगल 4 से कम है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू ये वाले जो आपके एंगल है उससे। ठीक है,
एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हैं, ये आपका इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका पूरा कंप्लीट ये जो बन रहा है, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, देखा जाए तो ये कितना होता है 180 डिग्री। ये जो पूरा एंगल यहाँ बन रहा है ये कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो आपके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सब मिलकर के कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, अगर इनका सम 180 डिग्री से कम है तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इनसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर ये 180 से कम है, माना कि 170 ले लिया मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को, तो एंगल 3 और एंगल 4 कितने हो जाएंगे, ये 190 हो जाएंगे। क्लियर है? वो अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। तो या तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये लेस देन है एंगल 3 और एंगल 4 से, या फिर आप ये लिखिए कि ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ये लेस देन है 180 डिग्री से। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है? तो जिधर का एंगल कम होगा, यहाँ पर हमने देखा दिख रहा है हमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब इस तरफ के जो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इन्हें अगर हम इनडिफाइनाइटली आगे बढ़ाएं, इन्हें अगर आप इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो ये आपस में जाके आगे कहीं जा कर के एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी, ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के। क्लियर है? तो ये कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हैं और उन्हें कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, तो उनके जो इंटरनली जो एंगल बनते हैं, तो उन एंगल में से जिस तरफ के जो एंगल हैं उनका सम लेस देन 180 डिग्री हो, या फिर दूसरी तरफ के जो एंगल है उनसे कम हो। ठीक है? तो मतलब स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ लेस देन एंगल 3 प्लस एंगल 4, लेकिन दूसरे वर्ड्स में अगर आप समझें तो ये 180 डिग्री से कम है। ठीक है? इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो जिधर के एंगल 180 डिग्री से कम है उस तरफ की अगर आप लाइन जो पॉइंट है लाइंस के, उन्हें अगर आप आगे बढ़ाएं तो वो लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, ये कहना चाह रहे हैं। अब अगर ये एंगल, अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन खींच के बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच देती, बिल्कुल ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अब इन्हें कोई थर्ड लाइन है जो आकर के इस तरीके से कट कर रही है। स्ट्रेट लाइन खींचते हैं बिल्कुल, तो ये मैंने एक लाइन खींची, ये इन्हें कट कर रही है। तो अब देखिए, ये लिया मैंने एंगल 1, ये हो गया मेरे पास एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। अब मुझे बताइए, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना? ये पैरेलल लाइंस है। एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। फिर ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हैं। लाइन ए बी, लाइन सी डी के पैरेलल है, और ये जो पी क्यू मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी 90 डिग्री। तो ये सब इक्वल होंगे ना? तो अब मुझे बताइए, अब आप ए को कहीं भी बढ़ाते रहिए, सी को कहीं भी बढ़ाते रहिए, ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। बी को कहीं भी आप इंक्रीज़ करिए, डी को कहीं भी इंक्रीज़ करिए, इनफाइनाइटली कहीं तक भी लेकर के जाइए, ये एक दूसरे को इस तरीके से कहीं पर भी जाकर कट नहीं करेंगे। ठीक है? तो अब समझ में आ रहा है कि जब हम जो लाइंस लेते हैं वो थोड़ी सी किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो, पैरेलल नहीं है, और फिर उसको किसी लाइन से कट करते हैं। ठीक है? तो ये लाइन, ये जो पी क्यू है, ये अब आप चाहें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि लाइन ए बी और सी डी क्या है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। तो जिस तरफ के जो एंगल हैं वो कम है दूसरी तरफ के एंगल से, तो उस तरफ की जो लाइन है उसे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है? तो ये हमारी 5, एक तरीके से कहिए स्टेटमेंट, थ्योरम, कुछ भी कहिए, ये गिवन थी, यूक्लिड ने दी थी, तो वो हमने यहाँ पर देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।